नमस्कार। मेरी बुद्धिमता विवेक नष्ट हो गया है। मलेच्छों के भय से मैं बड़े शोक के साथ उन्हें यानी देवी माँ दुर्गा को सिर से झुककर सम्मान करता हुआ अपना सर उनके माथे पैरों पर रखता हूं और इस दुर्गा को जो इस किले की निवासी हैं और दुर्भाग्य का नाश करने वाली है, इस गर्त में रख रहा हूं जब तक कि भगवान स्कंद कार्तिकेय जिनको कहा जाता है वो उन मलेच्छों को पूरी तरह धूल में ना मिला दें। जब दुर्भाग्य इन मलेच्छ यवनों से मिलेगा तब वह देवी फिर से प्रकट होगी और उपद्रव को फिर से स्वयं खत्म कर कर यहां सुस्थापित होगी। तब तक मैं नशे में एक मूर्ख जैसा होता है उस तरह से इस मूर्ति को यहां रख रहा हूं ताकि हमारे देवता शीघ्र विजय के साथ वापस लौटें। सुप्रभात। मैंने जो ये लाइनें पढ़ी हैं, आप हैरान होंगे कि आखिर ये कैसी शुरुआत है, क्योंकि ये इटावा किले की 12वीं शताब्दी के महाराजा अजय सिंह, जो गढ़वाल शासक जयचंद्र के भतीजे थे, उनके एक इंस्क्रिप्शन की है। सभ्यता कैसे रोती है, ये उसका गान है, लेकिन आज की खबर दूसरी है। मैंने ये आपको इसलिए सुनाया कि ये सभ्यता कितने युद्धों संघर्षों से गुजरी है तब इसने आजादी हासिल की, लेकिन इस देश में इस आजादी को उन्हीं के लोगों ने खुद से खंड खंड करके उन्हीं हत्यारों को, उन्हीं बलात्कारी और बर्बर हत्यारों को नायक बना के रख लिया। मैं बात कर रहा हूं इटावा की एक मजार की, क्योंकि जिसके नाम पर वो मजार है ना तो उस आदमी का पूरे इतिहास में कोई पन्ना दिखता है, वो पूरे इतिहास में कहीं नहीं है, मौजूद नहीं है, लेकिन उसके नाम पर ये खबरें कैसे लिखी जाती हैं, ये खबरें कैसे बनाई जाती हैं, ये भी देखने की जरूरत है, क्योंकि इस देश की पत्रकारिता ने इस देश में जहर भरने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। उनके वो जो मूर्ख पत्रकारों की भीड़ जो पत्रकारिता के नाम पे सिर्फ रोटी खाने आई है और लूट में अपना हिस्सा दलाली का लेने आई है, वो कई बार क्षोभ दुख से भर देता है। ये जो खबर है इसको आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ जिस तरह से जो ये मजारें उगाई हैं कुकुरमुत्तों की तरह से और लूट के लिए एक नया संसाधन बनी है, क्योंकि जो भी मजार होगी आपको उस पर कोई गाजी दिखेगा या उस पर शहीद लिखा मिलेगा। गाजी वो होगा जिसने हिंदुओं को कत्ल किया होगा और शहीद वो होगा जो हिंदुओं के साथ लड़ता हुआ मारा गया होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, देश के किसी भी लिसान में यानी डिक्शनरी में जाकर देख सकते हैं। इटावा के फिशर वन में मैं खबर पढ़ रहा हूं, आप सुनिए। इटावा के फीसर वन में बीहड़ वाले सैयद बाबा की सैकड़ों साल पुरानी मजार को लेकर बड़ा प्रशासनिक एक्शन तय माना जा रहा है। अब ये अखबार की खबर है, मैं नाम क्या दूं, सबका यही है सारे अखबारों में और सब में आप जाके देखेंगे। वो कह रहा है सैकड़ों साल पुरानी, यानी उस मूर्ख को मैं यही कहूंगा, मुझे नहीं कहना चाहिए इस तरह के टफ, लेकिन जो ये होता, मैं इस कॉपी को अगर देख रहा होता तो उसको मुझे लगता है कि नौकरी से तो मैं निकाल ही देता उस वक्त। ये लिख रहा है कि सैकड़ों साल पुरानी मजार को लेकर बड़ा प्रशासनिक, जो सैकड़ों साल पुरानी मजार होगी उसका कोई इतिहास तो होगा, वो कहीं तो जिक्र होगा, और कम से कम जो लोग इस देश में उसको भी लिखवा रहे हैं, किसको, जो बरनावा का जो महाभारत कालीन लाक्षागृह है उसको भी, जबकि अदालत का आदेश आ चुका कि वो बरनावा का लाक्षागृह है, उसमें किसी भी जो दरगाह का नाम कुछ भी ले लीजिए, उसका नाम रहमत अल्लाह अलैह लगा दीजिए, बाकी कुछ भी हो उससे क्या लेना देना उसका कोई, क्योंकि वजूद तो है ही नहीं ज्यादातर में, 90% बिना वजूद किए हैं और सब इसीलिए लगाई ईंट बिछाई चद्दर हो गया शुरू। किसी का तो दलित दर दूर हो गया, वो सबको मालूम है कि हिंदू आएंगे, औरतें और बच्चे, और पैसा चढ़ा के जाएंगे। तो ये सब जगह जो चल रहा था काम, वो इटावा के इस फिशर वन में जिसको मजार को तोड़ा जा रहा है, योगी आदित्यनाथ ने इस मजार को भी तोड़वा देना है, क्योंकि ये मजार एक झूठे नाम के साथ खड़ी हुई है। मैं उसी खबर को आपको बता रहा हूं, उसी के साथ आपके शहर ये मजार इस्लामी आक्रांता, ये सोच रहा है इसने बहुत अच्छी खबर लिख दी, क्योंकि ये मजार इस्लामी आक्रांता मोहम्मद गोरी के सेनापति शमशुद्दीन की है। पहले तो बात जान लीजिए कि शमशुद्दीन नाम का कोई सेनापति
मोहम्मद गोरी की सेना में नहीं था, जो ऐतिहासिक तौर पर कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। क्योंकि आप तक ये खबर लाने से पहले मैंने पूरी तरह इतिहास की उन तमाम किताबों को छानने की कोशिश की, जो इस इलाके के हमले से संबंधित रखती हैं। 1194 का एक हमला ज़रूर है, उस हमले का ज़िक्र ज़रूर है। मैंने राजा अजय सिम्हा का ज़िक्र किया, जो इटावा का राजा था और जो जयचंद्र गढ़वाल, जिसके साथ 1194 में यहाँ चंद्रावर का युद्ध जिसको कहा जाता है, वो युद्ध हुआ था। लेकिन उसके किसी भी इतिहास में, जो इस्लामिक इतिहासकार हैं, उनके भी किसी इतिहास में इस नाम का ना कोई सेनापति हुआ, ना कोई युद्ध हुआ। शमसुद्दीन इल्तुतमिश को भी नाम था। लेकिन यहाँ ये झूठ मक्कारी एक साथ मिल गई है। आप सोचिए कि जो आदमी कहीं वजूद ही नहीं था, उसके नाम पर, और फिर कहानियां कितनी बनाई, और सैकड़ों साल कैसे होगा, ये आप खुद सोचें कि उसका नाम वक्फ की प्रॉपर्टी में नहीं है। लेकिन इस पत्रकार को जो बता दिया गया, इसने लिख दिया गया, इसको किससे कोई लेना देना नहीं कि इसका काम भी कुछ होगा। खैर चलिए, संरक्षित वन क्षेत्र में, हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय में इस शिकायत के बाद वन विभाग ने मजार को अवैध बताते हुए नोटिस जारी किया, लेकिन तय समय सीमा तक जुड़े हुए नोटिस वो नहीं दिए गए। दस्तावेज दरअसल 22 जनवरी तक दिए जाने थे, नहीं दिए गए अब तक। इसीलिए अब इसको तोड़ा जाएगा। संरक्षित वन क्षेत्र में बिना अनुमति के निर्माण, उर्स और नियमित भीड़ को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब आप कोई सोचिए, मूर्खता की हद है इस आदमी की, जो ये खबर लिख रहा था। मैं इसलिए बता रहा हूं कि फिर उसके बाद इस पर डिस्कशन करेंगे कि ये आदमी खुद ही लिख रहा है कि ये सैकड़ों साल पुरानी मजार है, दूसरा फिर लिख रहा है संरक्षित वन क्षेत्र में बिना अनुमति के। सैकड़ों साल पहले संरक्षित वन क्षेत्र कहां से होते होंगे, किससे इसको इजाजत लेनी चाहिए? ये तमाम अखबारों का हाल है, ये टीवी चैनल्स की एक कॉपी में पढ़ के सुना रहा हूं आपको, जो अभी नेट पे पड़ी है। लेकिन तय सीमा तक जमीन से जुड़े दस्तावेज नहीं दिए गए, लिहाजा उर्स और नियमित भीड़ को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब वन विभाग पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया करके ये कर रहा है। सैकड़ों साल पुरानी मजार को ध्वस्त किया जाएगा। इस मजार को इटावा वासी बीहड़ वाले सैयद बाबा के नाम से पुकारते हैं। इसकी मुख्य दीवार पर मुस्लिमों को आकर्षित करने वाले नारे लिखे हुए हैं। चूंकि आप भी देख लीजिए, इसीलिए मैं आपको भी दिखा दूं। वैसे तो देखा होगा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, इस पर दीवार पर लिखे हुए हैं, ये नारे लिखे हुए हैं। आप इसको हम लोग देखते हैं। ये मजार है जिस पर क्या लिखा हुआ आप देखेंगे कि यह है कुदरत की शान, यह कुदरत की शान। यहाँ शेर आता है, अपनी पूंछ से झाड़ू इस दर पे लगाता है। यानी शेर को भी उससे मतलब है, शेर भी ये लगता है कि हिंदुस्तानी नहीं है, वो उसके पूर्वज भी कहीं तुर्की से या अफगानिस्तान से हमला करने आए होंगे, उसी तरह का पूर्वज इसका यहाँ इस शेर का होगा, ये कम से कम उस पे लगता है। लेकिन हम लोग खबर को देख रहे हैं और मुझे खुशी है कि योगी आदित्यनाथ कम से कम, और इसमें तो उनका सीधा कार्यालय इन्वॉल्व है, उनको ये मुझे मालूम नहीं कि वो माफ कीजिएगा, तो मुझे नहीं मालूम कि ये उनको ये रिकॉर्ड किसने दिया होगा कि साहब ये क्या था, लेकिन उन्होंने ये समझ लिया कि ये झूठ और मक्कारी की कहानी है। अवैध मजार पर उर्स लगने लगा और हर गुरुवार को यहाँ मुसलमान तबके से लोग अकीकत पेश करने आने लगे, और अब ये बंद हो जाएगा। इसको दुखद ये है कि अब ये बंद हो जाएगा। ये 3 जनवरी को पहली बार शिकायत आई थी, 22 जनवरी तक मजार से सब दिए गए थे, लेकिन उन्होंने, मजार वालों ने, उनको कागज देने थे, उन्होंने नहीं दिए हैं। अब वो कागज नहीं दिए हैं, कागज होंगे तो देंगे, कागज तो इनमें से किसी के होते नहीं। और चूंकि ये इटावा के सफारी पार्क से बिल्कुल एकदम केदारेश्वर महादेव मंदिर के पास है, और यही इनकी आदत है कि इनको मालूम है यहाँ आएंगे तो फिर यहाँ चलते हुए पैसा वो चढ़ा के चले जाएंगे, इसीलिए बनती है और कोई कारण नहीं। क्योंकि अब वो तलवार की धार पर जजिया नहीं ले सकते हैं, जो कि काफिरों से लेना, काफिरों को जिंदा रहने के लिए वो देना है, तो वो नहीं दे पा रहे। माले गनीमत ले नहीं सकते, जो लूट से उनकी औरतें, उनकी सामान वो मिलता है, वो छीन नहीं सकते। अभी अभी तो इतनी संख्या नहीं हुई है, तो सपना है उनका, लेकिन वो नहीं ले सकते। तो लिहाजा उन्होंने एक नया तरीका निकाला हुआ है कि वो कहीं भी चादर डाल देते हैं, 4 ईंट लिखी और उसके ऊपर फिर लगकर फिर वहां कुछ लिख देते हैं कि फला ने किया था, फला ने, लेकिन गाजी और वो जरूर लिखना होता है। यानी ये सारे सैनिकों की मजार है। जो सूफी उफी, जो नाटक नाम आप सुनते हैं, ये सब यूजलेस कहानियां हैं और इस देश को मूर्ख बनाने के लिए पिछले 70 सालों में पैदा हुई। क्योंकि 70 साल पहले जिन्होंने इस देश को तोड़ा था, उन्हीं की एक बड़ी संख्या ने यहाँ रह के इस देश को आगे तोड़ने की तैयारियां की थी। उसका ये एक बड़ा हिस्सा
किस्सा है, अगर आप पुराना इतिहास भी गौर करेंगे। दरअसल ये अशोक शर्मा ने इसके जो इसको देख-रेख करता था उसको ढूँढा गया क्योंकि उस पर नंबर था, इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं। जो ये लोग कह रहे कि सदियों साल पुरानी होती तो अरे मूर्ख, कोई आदमी तो वहाँ महसूस होता जो कोई भी रहता वहाँ। ये इसको फ़ोन किया गया और उससे दस्तावेज़ कहा गया कि ये दीजिए, और जो दस्तावेज़ आया था उन्होंने कहा था कि इसको पूरा सबने, सारे फिशर वन का वन रेंज गई, विभागीय सर्वेयर गया, इसका निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि भई एक पुरानी मजार दिख रही है, पता चला कि कोई फजल-ए-इलाही इसकी रोकथाम करते हैं। जो इतनी बड़ी पुरानी मजार होगी उसके बारे में कोई तो कागज़ होंगे, कोई तो कुछ होगा। वो कोई कागज़ नहीं, ना वक़्फ पर है, ना कहीं कोई चीज़ उसकी दिखाई दी। तो लिहाज़ा क्या था कि सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इसको उड़ा देना है। ये वन बाज़ार में कहाँ स्थापित की गई, किसने कब स्थापित की गई, इसके बारे में ना तो आम लोगों को है, ना जानकारी, ना कोई वन विभाग के अधिकारियों को। हालाँकि ऐतिहासिक दस्तावेज़ बताते हैं। अब ये कौन से ऐतिहासिक दस्तावेज़ बताते हैं, ये कुछ नहीं पता। ये इस पत्रकार को ही पता है क्योंकि देश के किसी अखबार में, किसी मैगज़ीन में, किसी भी इतिहास की किताब के पन्ने पर ये नहीं लिखा हुआ। ये बताते हैं कि 1194 में इटावा में इस्लामिक आक्रांता मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के सिपहसालार सुमेर सिंह के बीच हुए तीक्ष्ण युद्ध में गौरी का सेनापति शमसुद्दीन दर्जनों आक्रांताओं के साथ मारा गया। कुछ को 22 ख्वाजा में दफनाया गया, लेकिन शमसुद्दीन की मजार फिशर वन में कैसे बनी किसी को जानकारी नहीं। अब कोई ये बताए कि इसको ना युद्ध का पता, युद्ध कैसा हुआ, ना ये मालूम कि कौन लोग थे, किससे भिड़े, लेकिन ये सेनापति कहीं नहीं है। सेनापति भी लिख रहा है और ये धीरे-धीरे मजार का निर्माण धीरे-धीरे करके, ये क्या खबर लिख रहे हैं, ये सब खुद समझ के देखिए कि इसको मैं जो पढ़ रहा हूँ ये खबर का हिस्सा है। पहले कह रहा है ऐतिहासिक रूप से सैकड़ों साल से बनी, फिर ये कह रहा कि इसकी जानकारी नहीं है, वन विभाग के अधिकारियों के पास भी नहीं है, फिर ये कह रहा धीरे-धीरे बनी है, 1 किलोमीटर का कच्चा, यहाँ न केवल मजार का निर्माण अवैध रूप से किया गया बल्कि एक पहाड़ी नुमा टीले पर ऊंची ऊंचाई तक पक्की सीढ़ियों का निर्माण किया गया ताकि यहां आने वाले अकीदतमंदों को सहूलियत हो सके। अब इन सब के निर्माण को लेकर कहीं है कि सुरक्षित वन वाले फीचर में सालों से अवैध मजार का निर्माण हो रहा और वन विभाग वाले इस पर आराम फरमाते रहे। यानी ये आदमी इस तरह की आज के पूरे सभी अखबारों में आपको दिखाई देगी ये तमाम चीजें, लेकिन कोई भी आदमी बताने वाला नहीं। इस पूरी मजार को आप देखेंगे सब कुछ निर्माण नया है जो पिछले 5, 10, 20 सालों में बना हुआ अंदर की तरह है। इटावा का कोई आदमी है शान मोहम्मद, उसने बताया कि साहब वो 20 साल से आए, उसे आने से यहाँ बहुत सुकून मिलता है। किसी का कहना है कि हम यहाँ बहुत लंबे से आ रहे, उसके पूर्वज ऐसा बता रहे कि ये बहुत पुरानी बनी हुई है और पूर्वज भी आते थे, अब उसके बाद वो भी आता है। किसी को कुछ नहीं पता कि वो क्या है। ये अवैध तौर पे बनाई गई है, ये सारी चीजें दिखती हैं और योगी आदित्यनाथ अगर आप देखेंगे एक के बाद एक इस पर चल रहे हैं। और ये बुलडोजर एक्शन जब से हुआ है तब से योगी आदित्यनाथ को लेकर पूरा विपक्ष असहज होता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ मुझे लगता है कि कम से कम इस देश में एक झूठ पर से तो पर्दा गिराते जा रहे हैं। अगर उनका ये हालिया वो देखें तो हम 10 मज़ारें वहां चाहे वो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में बनी हुई हो या महाराजा सुहेलदेव कॉलेज में बनी हुई हो, वो 10-10 मज़ारें, चूंकि ये कहीं भी बनी हुई है, वहां आप ये बताओ वहां कौन सा योद्धा कौन सा वो पहुंच गया होगा जिन्होंने ये मजार बनाई होगी। अगर हम इनके ऊपर बनाए तो अभी चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने एक बाकायदा ट्वीट भी किया था कि क्या भेदकारी भाजपा के पास कोई ऐसा बुलडोजर भी है जो लोगों के टूटे घर बना दे, उस पर मान सम्मान का छप्पर फिर से लगा दे। अपने ऊपर लगे मुकदमे को तो सत्ताधीश हटवा सकते हैं, लेकिन जो पाप उन्होंने किए हैं उनके मुकदमे ऊपर वाले की अदालत में लिखे जा रहे हैं, वो कैसे बचेंगे। ये उनका उन्होंने बाकायदा कहा नाइंसाफी भाजपा की सरकार की पहचान बन चुकी है और ये सब एक तरफा पक्षपाती रवैये से स्वयं में गुनाह होता है। भाजपा राज में बुलडोजर नकारात्मक और विध्वंसकारी सोच का वो बन चुका है। भाजपाई और उसके संगी साथी याद रखें साजिश से बड़ी सच्चाई होती है। ये जो कहानियां हैं ये बुलडोजर को लेके चल रही है, क्योंकि बुलडोजर कहाँ चल रहा है, बुलडोजर अवैध अतिक्रमण पे चल रहा है, बुलडोजर उस वोट बैंक पे चल रहा है जिसको तैयार करने में अखिलेश और उनके पिता ने बहुत लंबे समय तक मेहनत की थी।
ये 30 जनवरी की पोस्ट मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा चूँकि आपको याद होगा एक सबसे बड़ा जो हल्ला हुआ जिसने वो हुआ देवरिया का। देवरिया की मजार को ये गोरखपुर रोड ओवर ब्रिज के पास बनी थी, कुरना नाला पे। वो हज़रत शहीद, मैंने आपको क्या कहा, आप देखेंगे या तो उस पर लिखा होगा गाज़ी या शहीद लिखा होगा। ये सीधे तौर पर हत्यारों के महिमा मंडन के लिए तैयार किए गए और उसके लिए हिंदुओं से पैसा लेना, यानी तुम्हारी गर्दन काटनी है, तुम्हारे बच्चों को मारना है, उसके लिए जो चाकू तेज होना है, उसके लिए जो शान का पैसा भी तुमसे ही लेना है। इस महादेवरिया तो यहाँ इन्होंने जो है अब्दुल गनी शाह की मजार को प्रशासन ने गिराया था। उस वक़्त याद होगा उससे पहले भी उस पर एक मर्डर हो चुका था क्योंकि उसपे बीजेपी के एक नेता ने, यादव जी थे, उन्होंने शिकायत की तो उनका कत्ल हुआ था। और इसी तरह वाराणसी में अवैध प्लॉटिंग पे बुलडोजर अभी चला। ये जो हाल के फिलहाल के वहां वाराणसी में दाल मंडी में चला, तमाम जगह पर अगर संभल में पूरा बुलडोजर चल रहा है, उसमें आपने देखा कि खुद से ही कई सारे लोगों ने तो अब अपने मकान, वो दुकान जो फर्जी थे वो गिराने, वो बनाने हटाने शुरू कर दिए। उसी तरह बहराइच में लगातार कई जगह पर आपने देखा होगा अवैध मदरसे, अवैध वो तमाम चीजों पर वो चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है। इसी बुलडोजर को लेकर वो जो है असहज है, उनकी कार्रवाइयाँ असहज है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की इस बात के लिए मुझे लगता है बहुत कम आपको ऐसे वो मिलेंगे राजनीतिक जिनको ये मालूम है कि ये इतना बड़ा धंधा जो शुरू किया है मज़ारों का, ये धंधा हिंदू के पैसे से हिंदुओं के खिलाफ जो धर्मांतरण है, जो तमाम चीज़ें हैं, वो सब इसीलिए किया हुआ है। और चूँकि योगी आदित्यनाथ ने अभी खुद कहा था, जो अभी वो 29 तारीख को वहाँ गोरखपुर में थे, तो उन्होंने साफ कहा था कि किसी भी माफिया के पास कोई अतिक्रमित ज़मीन रहनी नहीं चाहिए। और उत्तर प्रदेश की अगर आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में अगर किसी का सबसे बड़ा कब्ज़ा है और कोई सबसे बड़ा माफिया है, तो वो इसी तरह की बनी हुई अवैध दरगाहें हैं, अवैध मज़ारें हैं, जिनके नाम पर ये धर्मांतरण करने का गैंग चलाते हैं। इसके अलावा हिंदुओं के पैसे से हिंदुओं को कत्ल करना या लूटना, जो फैजान दर्जी जैसे लोग हैं, जो यहाँ रहते हैं, वो गुजरात में खाना वहाँ खाएँगे, दर्जी बनाएँगे और कत्ल करने के लिए उन लोगों के प्लान बनाते रहेंगे, जिनसे कभी भी जो इस तरह के मज़ारों पर से पर्दा हटाते हैं, जो उनको बताते हैं कि किस तरह की लूट, किस तरह का झूठ चल रहा था। और जो कहानी मैंने आपको जिसकी कविता के साथ, हाँ, माफ़ कीजिएगा कि मैं जिस कहानी के साथ आपको ये बता रहा था कि पूरे उसमें मैंने चेक किया कि ये कहाँ से ये नैरेटिव चला, तो पूरे उसमें जो इतिहास की किताबों में है, वो कहीं भी इस तरह का शमसुद्दीन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। ये जानकारी सिर्फ अखबार में लिखी हुई है। हमने जो देखा हसन निजामी की ताजुल मसीर, मिनाजुल सिराज की तबकात नासिरी, फरिश्ता आदि में देखा। चूंकि शहाबुद्दीन मोहम्मद को के किसी भी प्रमुख सेनापति के रूप में कोई शमसुद्दीन का नाम नहीं मिलता है। चूंकि शहाबुद्दीन मोहम्मद जरूर कहा जाता है, अब उसको शमसुद्दीन किसने किया होगा, क्योंकि वो उल्टा सीधा झूठा मक्कारी के साथ लिखवाया जाता है, तो उसमें लोग ढूंढते रहिए। गोरी के जो प्रमुख सेनापति थे उस वक्त के, कुतुबुद्दीन ऐबक, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी थे। इसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश, मैंने आपको बताया था कि इल्तुतमिश का नाम भी शमसुद्दीन था, जो दिल्ली का सुल्तान बना 1211 और 1136, जो अलग आदमी था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसीलिए उसको स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है, गुलाम वंश कहा जाता है, क्योंकि एक के बाद एक गुलाम का है। अगर हम इसका देखें, मोहम्मद गोरी का जो कैंपेन था, उसने भारत पे 1175 से लेके 1206 तक लगातार कई हमले किए, और वो पहले युद्ध में याद होगा आपको तराइन में हारता है, फिर 12 में पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। तब वो दिल्ली अजमेर पे कब्जा करता है, उस दौरान उसको पंजाब का पूरा ट्रैक मिलता है। लेकिन 1194 का जो युद्ध है, जिसका ये झूठ और मक्कारी का भरा पत्कार जो भी था, वो मक्कारी थी या झूठ था वो जाने, लेकिन हमको लगता है कि उसकी असहजता थी, उसको ज्ञान नहीं था। चंद्रावर का युद्ध जिक्र करते हैं, जिसे चंदावल का युद्ध भी कहा जाता है। ये फिरोजाबाद के पास यानी इटावा जिले के नजदीक था। इसमें गोरी ने गैडवाल वंश के राजा जयचंद को हराया था। जयचंद हाथी पे सवार था, आंख में तीर लगने से मरे। कहीं कहीं उसमें लिखा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक सेना भागी। गोरी की जीत के बाद जो है, वैसे 1194 के युद्ध में जो किताबें हैं वो ये बताती हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लड़ाई थी। तो ये गोरी कन्नौज और वाराणसी लूटे गए। वाराणसी चूंकि उस समय कन्नौज के अंदर ही आता था, और ये गौरी वहां से लौट गया। तो इसीलिए किसी भी भीषण युद्ध में कोई भी सूत्र इटावा में अलग से किसी शमसुद्दीन की मौत का जिक्र नहीं करता।
ये जो कहानी है, ये सुमेर सिंह वाली या ये वाली, ये भीषण युद्ध हुआ, इसको कहीं भी मुझे नहीं लगता किसी इतिहासकार ने कहीं कोई जिक्र किया हो, किसी में भी। जयचंद्र के सेनापति के तौर पर भी सुमेर सिंह का कोई नाम नहीं है। ये हाल में पैदा की गई कहानी है, इसको राव सुमेर या कोई भी कुछ कह दो। और स्थानीय युद्ध में इटावा का युद्ध उसको आप कह सकते हैं, लेकिन उसमें इस दोनों नाम के जिसका नाम लिया गया है वो कोई नहीं है, चूंकि ये बीहड़ वाला बाबा या फला वाला बाबा जो मजारी है, ये केयर टेकर, ये सब नए बनाए गए हैं। और ये कहते हैं कि शेर पूंछ से झाड़ू लगाता, अभी तो कोई दिखा नहीं, यहाँ शेर तो लाके रखे हुए हैं सफारी में, लेकिन अब जो है इसको कुछ भी कह रहे हैं कि ना तो इसका कोई मुगलों से रिश्ता है, ना गोरी से है, ये अवैध कब्जा है। और इसकी कहानी को अगर आप देखेंगे, आप जाके बैटल ऑफ चंदावर देख सकते हैं, क्लैरियन इंडियन में देख सकते हैं, बहुत सारी चीजों में आपको दिखाई देगा जो हमने पूरी तरह से कोशिश की कि उसको ढूंढ सकें, वो नहीं मिला। और जिस चीज का मैंने जिक्र किया इसलिए क्योंकि वो इतिहास के उसी पन्ने से जिक्र रखती है, ये 12वीं शताब्दी के महाराज अजय सिंह का था, जो उन्होंने चंडी महायज्ञ यानी दुर्गा के लिए, जब माँ दुर्गा जब इस देश पे हमला हुआ तो इस देश के राजाओं ने अपनी कुल देवियों को और उन तमाम देवताओं को जो उस दुर्ग के या शहर के या उस राजा के अपने थे, उनको एक बाकायदा विधि विधान के साथ एक यज्ञ के तरीके से युद्ध में जाने से पहले जब उन्होंने ये देखा कि वो हार जाएंगे और ये हमलावरों की बर्बर वहशियों की जो सेनाएं हैं, इनके लिए किसी इंसानी सभ्यता का कोई अर्थ नहीं रहता, इनके अंदर किसी तरह की मानवता नहीं है और ना ही किसी भी कला के प्रति कोई सनो, वो सिर्फ जानवरों से बदतर लोग हैं। तो उन लोगों ने तो महाराजाओं ने उन्होंने मूर्तियों को बाकायदा एक गड्ढा करके उसमें रखना शुरू किया और उसके लिए एक यज्ञ भी करना शुरू किया। उस दौरान की बहुत सारी जो मूर्तियां आप देखते होंगे, स्वयंभू जो प्रकट होने वाली मूर्तियां हैं, वो उसी समय की रखी हुई हैं, जिनको हमारे पूर्वज को जिनको यकीन था कि 50-100 साल में ये आंधी वापस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, हिंदू अपनी ग्लोरीज को लौट आएंगे। तो लिहाजा उन्होंने इसके लिए बहुत लंबा यज्ञ किए, वो उसमें नाकाम रहे और फिर धीरे धीरे हमारे लोग भूलते चले गए। उनको ये मालूम नहीं रहा कि कहाँ कहाँ कौन सी मूर्तियां गड़ी थी, क्योंकि गांव के गांव, शहर के शहर खत्म करते चले गए, उनको ट्रांसफर करते चले गए, उनको धर्मांतरित करते चले गए। अब उसके बाद तो फिर कोई वो नहीं है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है, इसीलिए इस तरह की मूर्तियां वो मिलती हैं। मैंने आपको ये सभ्यता के शोक गीत के तौर पर मैं इसको हमेशा रखता हूं कि जब भी आपको ये पता चलेगा कि ये इस तरह की मजारें कैसे बनी हैं, क्योंकि उनके लिए हमारे पूर्वजों के खून से उस जगह को नहलाया गया है, इसलिए याद रखने की जरूरत है कि इस तरह की मजारों के खिलाफ अगर योगी आदित्यनाथ कोई अभियान छोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज है और इसको मुझे लगता है कि बहुत हम लोगों को गौर से देखने की जरूरत है। और ये किताब में आपको फ्लाइट ऑफ डेटीज एंड रीबर्थ आवर टेम्पल में आप इसको पूरी डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अगर सहयोग कर सकते हैं तो सहयोग कीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।